हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे, मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम देखेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस 2020 में जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आए थे। आज हम सिर्फ अर्थमेटिक के क्वेश्चन देखेंगे उसमें जो आए थे। हाँ, सेम क्वेश्चन तो इस बार नहीं आएंगे, नहीं ना ही आने चाहिए, ना आएंगे ना ही आने चाहिए, बट कॉन्सेप्ट सेम आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे ना ही क्वेश्चन सीखेंगे। तो आइए, उससे पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में लिंक में जुड़ सकते हैं। इस क्लास की पीडीएफ भी उसी टेलीग्राम चैनल में आएगी, ग्रुप में भी आएगी। और साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आने वाले 2 दिन 30 और 1 को कोई वीडियो नहीं आएगी। 2 तारीख को जो वीडियो आएगी वो अभ्यास मैगजीन के ऊपर आएगी। अर्थमेटिक करेंगे यहाँ से हम वापस। 140 क्वेश्चन हमारे अभ्यास मैगजीन के कर चुके हैं। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस डीआई भी स्टार्ट करेंगे। तो ये 2 अक्टूबर से होगा। तो ये सब के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पढ़िए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। A rectangular arc having length of 60 meter surrounded by a path which width is 5 meter। क्या बोल रहा है, सराउंडेड बाई ए पाथ। इफ रेट ऑफ फ्लोरिंग पर स्क्वायर मीटर इज RS 500 एंड टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ऑन द पाथ। अगर किसी पाथ के ऊपर फ्लोर कर रहा है, मतलब उसके ऊपर कुछ ना कुछ वो लगा रहा है, तो वो वही तो लगाएगा जितना उसका मीटर स्क्वायर होगा, मतलब उसका स्क्वायर मीटर एरिया होगा। तो यहाँ से एरिया क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट ऑन पर मीटर स्क्वायर अमाउंट, मतलब कितने रुपए उसको लगे थे टोटल, पर मीटर स्क्वायर को लगाने में कितने रुपए लग रहे थे, उससे अगर हम डिवाइड करते हैं। जैसे आप 2 रुपए का एक पेन होता है, आप 10 रुपए के पेन लेके आते हो तो कितने पेन लेके आते हो, 10/2 पेन लेके आते हो ना। वही चीज तो ये है, वही है ना, ये वही है। तो यहाँ से अगर एरिया निकालें अपन, तो एरिया क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई 500। तो यहाँ से एरिया आ गया 1100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा था, एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ 60 मीटर है, ये पता है अपने को बस। इसके सराउंडेड 5 मीटर विड्थ की एक पाथ है, सड़क है। इसकी जो विड्थ है, मीन्स ये वाली जो लेंथ ये है 5, ये वाली भी 5 है, तो ये कितनी हो जाएगी टोटल। 60 तो अंदर वाली है ही है, 5 इस साइड से भी ऐड होगी, 5 इस साइड से भी ऐड होगी, टोटल कितनी होगी 70 मीटर। ये अपने को दी हुई नहीं है, ये कितनी है x, तो 5 ये 5 ये, तो ये टोटल कितनी हो गई, x + 10 मीटर हो गई। अब ये जो अपने को बाहर वाला दे रखा है, बाहर वाला दे रखा था, उसकी एक लेंथ कितनी थी 70 मीटर, बाहर बाहर वाले रेक्टेंगुलर की, और उसकी ब्रेड्थ कितनी थी x + 10। इसका जो एरिया है ना,
ये इसका एरिया नहीं है, ये एरिया किसका था, सिर्फ पाथ का था। मीन्स ये क्या था, ये, हाँ, ये अंदर वाला रेक्टेंगल था, उसके बाहर ये पाथ था, तो ये पाथ कितना है, बस इतना ही है ना। अगर मैं पाथ का एरिया निकालूं, तो इस बाहर वाले रेक्टेंगल का जो एरिया है उसमें से अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल दूं, तो इस ओनली पाथ का एरिया आएगा। अगर बाहर वाले का जितना भी आता है, जैसे मान लो ये 10 का था, इसका 10 आता है, अंदर वाले 8 का है, तो ये जो बीच में बचा है यही तो 2 का हुआ ना, 8 प्लस 2 तभी तो 10 होगा। ठीक है, इस बाहर वाले का एरिया क्या आ गया, 70 इंटू एक्स प्लस 10। इसमें से अंदर वाले का एरिया निकालूं तो 60 इंटू एक्स आ गया। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसका जो बीच ये पाथ है उसका एरिया कितना दिया हुआ है अपने को, 1100 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से ये इक्वेशन सोल्व करनी थी अपने को, तो ये क्या आ गया, 70x माइनस 60x 10x, और ये इधर प्लस का 700 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये 400 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 40 मीटर। जो अंदर वाला था में 60 मीटर ये लेंथ थी, 40 मीटर उसकी ब्रेड्थ आ गई। अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। जो पार्क है उसका एरिया कितना होगा, तो पार्क का एरिया क्या हो जाएगा, 60 इंटू 40 बराबर 2400 मीटर स्क्वायर। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे ने हो सकता है मेंसुरेशन कर ही नहीं रखी हो, तो उसको लगेगी ये क्या हो रहा है, अजीब सा फीलिंग आए। भाई अगर थोड़ी बहुत भी अगर आपकी मेंसुरेशन नहीं की हुई है तो फिर ये तो मेंस का क्वेश्चन है, समझ सकते हो ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपने कर रखे होते हैं। ये कर रखा है, टाइम एंड वर्क तो सबने कर ही रखा है। तो आप क्या करेंगे, पहले वीडियो पॉज करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। तो अभी तक आपने वीडियो पॉज कर लिया, क्वेश्चन बना लिया, अभी स्टार्ट करते हैं। The certain number of men can do a work in some days. When 8 more men would join them, then work would be finished in 40% less time. टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 40% लेस यानी 60% टाइम में कर रहा है। 60%, 100% का 60% यानी रेशियो क्या आएगा, 5:3। ये टाइम का अगर रेशियो हुआ, तो इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम काम कर रहे हैं तो इसका अपोजिट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सिर्फ 8 मैन ऐड किए हैं इसने, 8 मोर मैन। तो यहाँ से क्यों अपने पास रेशियो में कितने ज्यादा बता रहे हैं, 2। 2 की वैल्यू 8, 1 की वैल्यू 4, इस 3 की वैल्यू क्या आ गई, 12, इस 5 की वैल्यू क्या आ गई, 20। ये क्या है, 12 मैन, ये क्या है, 20 मैन। ठीक है, तो अगर 12 मैन होते हैं तो 5 टाइम अगर उनको लग रहा है, तो टोटल वर्क कितना आ गया, 60। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 33 सही 1/3% लेस मैन, यानी 1/3 लेस मैन कैन डू द सेम वर्क इन 30 मोर डेज, ना कि 30 डेज, 30 मोर डेज। जितने पहले टाइम ले रहे हैं ना वो, उसका 30 मोर डेज। तो एक काम तो ये कर सकते हो, आपकी यहाँ से 60 के हिसाब से निकाल लो कितने दिन ज्यादा लग रहे हैं। जैसे ये 1/3 कम कर दिया, तो ये 8 की एफिशिएंसी, 8 मैन रह गए अब, 8 मैन रह गए, तो 60 के हिसाब से कितना टाइम लग रहा है, तो ये 8 7 56 7.5 डेज लग रहे हैं। कितने ज्यादा लग रहे हैं, 2.5 ज्यादा लग रहे हैं ना, पहले 5 लग रहे थे, अब 7.5 लग रहे हैं। तो ये 2.5 की वैल्यू क्या है, 30। एक की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 12 आ गई। एक की वैल्यू 12 आ गई, तो टोटल वर्क कितना आ गया, 720। 12 इंटू 60 720।
अब आगे क्वेश्चन क्या बोला, देन फाइंड 12 मैन कैन फिनिश हाफ ऑफ द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। जो ये 12 मैन है वो आधा काम कितने दिन में करेंगे। ये जो 12 मैन थे, ये 12 थे, ये 5 टाइम में कर रहे थे, यानी 5 की वैल्यू बोले तो 5 × 12 आई है ना, एक की वैल्यू, यानी 60 डेज में कर रहे हैं ये 12 मैन टोटल वर्क। हाफ वर्क उनको करना होता तो ये 60 डेज में अगर कंप्लीट कर रहे हैं तो हाफ वर्क कितने में करेंगे, हाफ दिन में, यानी 30 डेज। एक तो ये हो गया। अगर आप यहाँ से निकालना चाहो तो हाफ वर्क कितना हो गया 360, और मैन कितने हो गए 12, तो ये 30 यहाँ से भी आ गया। एक तो ये हुआ। एक अपन क्या कर रहे थे, जैसे अपन ने यहाँ पे आए थे, ये 12 मैन आया था और ये टाइम कितना लग रहा था, 5 यूनिट टाइम लग रहा था ना उसको। ठीक है, अब 8 मैन कर दिए तो उसको जो ये 5 यूनिट टाइम लग रहा है, इससे भी 30 डेज ज़्यादा लगेंगे। तो इस 5 यूनिट को मैं अगर 5x मानूं तो टोटल काम कितना आ गया 60x। और यहाँ से अगर मैं देखूं तो 8 × 5x + 30 हो गया ये। तो ये 8×5 40x, तो ये इधर आके 20x हो गया। और ये कितना हो गया, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 12, तो ये 5x की वैल्यू 60। अगर 12 मैन को टोटल वर्क करने में 60 टाइम लगता है तो 12 ही मैन को हाफ वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, उसका आधा जो पहले लग रहा 30। तो यहाँ से मैंने आपको 2-3 मेथड बता दिए, जो भी आपको यहाँ पे अच्छा लगा हो, सूट करता हो, इजीली समझ में आ गया हो, वो आप कंसिडर कर सकते हैं। लगभग सेम ही टाइम लगेगा। वैसे भी अगर फ्री होता तो हम किसके पीछे भागते, पेड़ के पीछे। मेंस है तो हम किसके पीछे भागेंगे, पेशेंस प्लस एक्यूरेसी, और इसमें स्पीड प्लस एक्यूरेसी। एक्यूरेसी तो चाहिए ही चाहिए। मेंस में क्या करेंगे, सिर्फ पेशेंस चाहिए, ना कि आपको स्पीड चाहिए। ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करने हैं, नॉर्मल अटेम्प्ट ही करने हैं, बट स्पीड एक्यूरेसी प्लस पेशेंस चाहिए। क्वेश्चन को छेड़ा है तो वो होना भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। क्या कह रहे हैं, मंथली इनकम ऑफ P इज Rs 11,000 मोर देन दैट ऑफ Q। P और Q दो में अगर Q की मंथली इनकम Q है तो P की मंथली इनकम क्या होगी 11, Q + 11,000। P and Q spent 15% and 10% of their respectively monthly income on rent, while each spent 10% of his respectively monthly income on house rent। ना कि रिमेनिंग का 10% खर्च कर रहे हैं, मंथली इनकम का ही खर्च कर रहे हैं। तो 15% तो पी ने ऊपर किए, रेंट पे किए, 10% किस पे किया, हाउस होल्ड आइटम पे किया। तो पी ने टोटल कितना खर्च कर दिया 25%। तो पी का रिमेनिंग क्या रहा 75% रहा ना। ये रिमेनिंग अमाउंट रही थी और ये इनिशियल अमाउंट थी। क्यू क्या कर रहा है, पहले 10% खर्च कर रहा है, उसके बाद भी 10% खर्च कर रहा है, मतलब टोटल 20% खर्च कर रहा है। तो बचा कितना है 80%। तो इस क्यू का 80%। आगे क्या बोल रहे हैं, इफ रिमेनिंग अमाउंट दे सेव्ड एंड सेविंग ऑफ पी इज Rs 7,000 मोर। इन दोनों ने ये जो अमाउंट बची है इनके पास ये सेव कर ली, तो ये जो पी के पास बचे हैं ना वो 7,000 ज्यादा है। अगर मैं पी में से क्यू की अमाउंट निकाल दूं तो क्या मेरे पास 7,000 नहीं बचेगा,
बचेगा ना। ये एक इक्वेशन आ गई, यहाँ से पूछ क्या रहा है, देन फाइंड मंथली इनकम ऑफ क्यू, तो क्यू की ही पूछ रहा है, तो क्यू ही निकालना है। ये एक इक्वेशन है और क्यू निकालना है। तो यहाँ से क्या आएगा, क्यू 75% आ गया, 75% से परसेंट हटाता हूँ तो अपॉन में 100, तो ये तो आ गया 75 क्यू और ये आ गया -80 क्यू, तो एक तो बच गया -5 क्यू प्लस 75 इंटू 11,000, 30 तो आएगी, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 5 12, 825 बराबर 20 100 वाली। तो यहाँ से क्या आ गया, क्यू की वैल्यू 5 क्यू आ गया, 1,25,000, तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 25,000, यही पूछा था। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना, बढ़िया। एक तो कमेंट सेक्शन में बताया करो यार, आपको कौन सी चीजें समझ में नहीं आ रही, मेरे को कौन सी चीजों पे काम करना है। आप अगर रिव्यू देंगे तभी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। When a man sold a watch for RS charge, एक मिनट सॉरी यार, चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। नीचे से भतीजा आवाज दे रहा है, आज उसका बर्थडे भी है, बुला रहे आ जाओ, तो करते हैं कुछ कुछ। When a man sold a watch for RS 4,000, then he makes a loss of in this transaction. अगर वो 4,000 में बेच रहा है तो वो लॉस करता है। If man would sell the same watch is RS 5,000, then he would make a profit of 2/3 of what the loss he make initially. जितना उसने लॉस किया था स्टार्ट में, उसका 2/3 प्रॉफिट लेगा वो। अगर मान लो उसने 3 ही लॉस किया था तो प्रॉफिट कितना लेगा, 2 का। तो ये जो, एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे कुछ अमाउंट थी, ये सीपी था, इसने 4,000 पे सेल किया स्टार्ट में। ये जो सीपी है उसी को इसने कुछ 5,000 पे सेल किया, तो ये जो 3 और ये 2 आया, क्या ये इस 4,000 और 5,000 के बीच के टोटल डिफरेंस नहीं हुआ। ये यहाँ तो क्या हुआ प्रॉफिट, यहाँ क्या हुआ लॉस, तो लॉस प्लस प्रॉफिट रेशियो में कितना हो रहा है 5, यहाँ कितना हो रहा है 1,000, एक की वैल्यू 200, इस 3 की वैल्यू क्या आ गई 600, तो सीपी निकालूंगा तो मैं 4,000 प्लस 600 हो जाएगा ना, लॉस हमेशा उसमें ऐड होगा। और अगर मैं प्रॉफिट से निकालता तो ये कितना होता 400, तो प्रॉफिट होता है उस टाइम, तो अगर अपन एसपी में से प्रॉफिट निकालेंगे तब अपने पास सीपी आएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाँ उसका ये आ गया 4600 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ। A man invest RSP in scheme A on simple interest for 2 years at certain rate of interest, and he invested RSP plus 5,000 in scheme B on simple interest for 5 years at twice the rate of interest. If the rate of interest of scheme A, मतलब जो A पे रेट लगा रहा था उसकी डबल रेट लगाई है इसने यहाँ पे, ठीक है। इफ इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए मैन फ्रॉम स्कीम बी इज 10 टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम ए, देन फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मैन इन स्कीम ए। ठीक है, ए मैन इन्वेस्टेड RSP लगा रहा था वो पहली स्कीम में कुछ रेट के ऊपर, सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। मान लो रेट आर थी, आर की स्पीड, आर की रेट से 2 साल के लिए लगा रहा है, तो ये क्या आ गया इंटरेस्ट आ गया इसका। सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है, P प्लस 5,000 दुगुनी रेट से,
कितने टाइम के लिए? 5 ईयर के लिए, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। तो ये जो आया ना, इफ इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए मैन फ्रॉम स्कीम बी इज 10 टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड, मान लो इसमें 1 मिला तो उसका 10 टाइम यानी 10 मिला होगा बी में। तो ये 100 से तो 100 गया, ये आर से ये आर गया, ये 5 दूनी 10 से 10 गया, तो ये बच क्या गया ऊपर इस साइड, तो बचा ये 2p, ये p प्लस 5 4 बचा था सिर्फ नीचे, तो वो उधर आगे चला गया, तो ये p प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करती है मैंने, तो p की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 5000। देन फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मैन इन स्कीम ए में क्या लगाई थी, p लगाई थी ना 5000, अगर b की पूछता तो 10,000 हो जाती। ये ध्यान रखना अपने पास p की वैल्यू 5000 आई है, पर b अगर पूछता तो 5000 प्लस 5000। ये ऑप्शन में ध्यान दे लेना कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, बहुत बार होता है हम एक ही लगा के आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टू टाउन्स A and B the ratio of males to female is 5:3 and 5:1 respectively. If population of both towns is equal, ठीक है, A में जो मेल और फीमेल थे उनका रेशियो क्या था 5:3, B में जो मेल और फीमेल थे उनका रेशियो क्या था 5:1। तो ये यहाँ से टोटल कितनी पॉपुलेशन आ रही है रेशियो में, ए की 8, बी की कितनी आ रही है, क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है। अगर इन दोनों को अगर मैं इक्वल बनाऊं तो ये 24 बनेगा, जो इनका एलसीएम होता है एलसीएम ही तो इक्वल होगा, 24 बना। तो ये 24 कब बनेगा, जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं और इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या 15:9 हो गया, पूरा ये 3 से मल्टीप्लाई होगा ना, और ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो गया 20:4। क्या अब सेम है, यहाँ से 24 यहाँ से भी 24 आगे हो रहा है। एंड टोटल मेल्स इन टाउन ए आर 500 लेस देन द टोटल मेल्स इन टाउन बी, जो ये मेल है टाउन ए के और ये टाउन बी के, ये कितने कम है टाउन ए वाले बी से 5 कम है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं 500, यानी एक की वैल्यू तो फिर फाइंड द टोटल फीमेल्स ऑफ बोथ द टाउन्स टुगेदर, रेशियो में टोटल फीमेल कितनी हो रही है 9 प्लस 4 13, तो 13 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1300, यही पूछा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th, ये आगे क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन। ए मैन परचेज 2 आर्टिकल इन टोटल RS 1800, मतलब उसका जो टोटल सीपी 2 आर्टिकल का टोटल सीपी कितना दिया हुआ है 1800। इफ ही सेल्स फर्स्ट आर्टिकल एट 15% प्रॉफिट, पहले वाले को इसने 15% प्रॉफिट पे सेल कर दिया, एंड सेकेंड आर्टिकल एट लॉस ऑफ 8% एंड सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज इक्वल, एसपी दोनों का सेम है, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल। अगर सिर्फ अपने को यही क्वेश्चन करना होता, सिर्फ यही क्वेश्चन करना होता, बस लास्ट लाइन पढ़ता मैं, क्वांटिटी मतलब कि एसपी सेम है ये लगा देता। आप कहोगे क्या किया, मान लो ये एसपी सेम नहीं, ये 800 है, उसने बोल दिया कि एसपी 800 है, दोनों का सेम है। सेकेंड आर्टिकल क्या कर रहा है 8% लॉस पे सेल कर रहा है, 8% लॉस पे सेल कर रहा है। लॉस पे कब करेगा, जब उसका एसपी से कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी, मतलब जो भी कॉस्ट प्राइस रही होगी उसकी 800 प्लस रही होगी सेकेंड वाले की। फर्स्ट वाले की क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है 15%,
प्रॉफिट आ रहा है मतलब कॉस्ट प्राइस उसकी कम होगी, तो हमेशा उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 800 से कम होगी। तो 800 से कम है वो हमेशा 800 से जो ज्यादा है उससे कम होगा, तो क्वांटिटी वन हमेशा लेस होगी क्वांटिटी टू से। इस क्वेश्चन का तो आंसर इतना ही है, पर मैंने आपको स्टार्ट में क्या बोला था, हम क्या सीखेंगे, कॉन्सेप्ट। आगे अगर ये नहीं होता, मतलब यहाँ पे ये नहीं पूछा होता, क्वेश्चन चेंज करता हूँ, पूछा होता क्या, एसपी ऑफ बेस्ट आर्टिकल, या तो एसपी पूछता, या पूछता सीपी जो फर्स्ट आर्टिकल है उसका 50%, सीपी जो सेकंड आर्टिकल है उसका 30%, ये वैल्यू बताओ। तो यहाँ से ये अगर ये 900 भी होती ना, तो ये 30% 270 होता, और ये अगर 750 होती तो उसका 50% 375, मतलब चेंज होगा ना आंसर। ऐसे वो कर सकता था, यहाँ पे ये एसपी वाला तो फिर से वो सेम आ रहा है। तो अगर ये होता, तो पहले आर्टिकल को इसने क्या बेचा, 15% प्रॉफिट पे, 15% प्रॉफिट, तो फ्रैक्शन में क्या होगा, 3/20, यानी 20 वाली चीज को इसने 23 में बेचा होगा क्योंकि ये प्रॉफिट था। तो ये सीपी रेशियो, एसपी फर्स्ट आर्टिकल का, सेकंड आर्टिकल को ये क्या कर रहा है, 8% लॉस पे। अगर 100 उसका सीपी होता तो एसपी उसका कितना हो जाता, 92, 8% लॉस। तो ये इसको काटेंगे तो ये 25:23 आ गया, मतलब सेकंड आर्टिकल का जो सीपी है वो 25 और एसपी है वो 23। क्या एसपी दोनों जगह सेम है? सीपी दोनों का टोटल कितना आ रहा है, 45, क्वेश्चन में कितना दिया है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाती है अपने पास, 40, एक की वैल्यू 40 आ गई। उसके बाद अपने से एसपी पूछे तो 23 × 40, सीपी फर्स्ट का पूछे 20 × 40, सेकंड का सीपी पूछे 25 × 40, प्रॉफिट पूछे, लॉस पूछे, जो भी पूछे हम सब कुछ निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the product of two integers are 24 times of their difference and sum of both integers is 14, बस इतना ही दिया। If the product of two integers x y are 24 times both the difference, और एक दिया हुआ है दोनों का एडिशन, ये दो इक्वेशन है आपके पास, दो दो कोफिशिएंट है, दोनों निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल। एक तो ये हो गया कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 14 + y, पुट, तो y इंटू 14 + y बराबर 24, ये y आएगा ना लास्ट वाला, y से y गया है यहाँ पे, ये 14 बच गया, फिर यहाँ से क्या आ गया, y² + 14y माइनस ये इधर आके, एक तो ये क्वाड्रेटिक बन गई, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, जो y की इसमें रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। ये तो हुआ इसका ऑफिशियल मेथड। हम क्या करेंगे, ये दिया हुआ आपको, तो क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 24/1। अगर दोनों में एक का डिफरेंस हो तो क्या किसी का मल्टीपल 24 आ सकता है, आप करोगे, कहोगे 2 × 3 कर लो 6, फिर कहोगे 3 × 4 12, 4 × 5
20, 5 इंटू 6 30। क्या 24 आया? नहीं है। मैं कहूँगा इसको 2 मानो, इसको 48 मानोगे। 2 का डिफरेंस अगर आप लेते हो, उन दोनों में डिफरेंस 2 का और उन दोनों का एडिशन 14। तो पहली तो आती है कि पहले आप जैसे 2 और 4 लेते हो, 8 हो गया, एडिशन 6 हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा। 3 5 लेते हो, एडिशन 8 हो गया, नहीं हो रहा। 4 6 लेते हो, एडिशन 10 हो गया, नहीं हो रहा। 5 7 नहीं हो रहा। 6 8 गोल्डन जुबली। 6 इंटू 8 48। 6 प्लस 8 14। 8 माइनस 6 2। सारी चीजें सेटिस्फाई हो गई। पूछ क्या रहे हैं? वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 8, ट्वाइस द वैल्यू ऑफ स्मॉलर इंटीजर 2 इंटू 6 यानी 12। तो 8 और 12, 8 हमेशा छोटा होगा, तो आंसर इज बी। आया समझ में क्या किया मैंने? ये वाला नहीं लगता है एग्जाम में, ध्यान में भी नहीं आता कि लगाएं या नहीं लगाएं, तो आप उसी से कर सकते हो। चलिए, थोड़ा सा दर्द कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th में 27 क्वेश्चन थे। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हुए वो मेरे से पूछ लेना। हाँ, आज हम कितने करेंगे? सिर्फ 10 क्वेश्चन ही करेंगे। उसके बाद ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। ये क्या बोल रहे हैं? A, B and C entered in business and I invest such that, तो इसको क्या करें? And invest such that investment of A is 1/3 of the total investment made by them. मान लो A प्लस B प्लस C तीनों ने टोटल मिलके 3 सेव किया। तीन लगाए उन्होंने रुपए। ये कितना हो गया? A की अमाउंट कितनी हो गई? 1। तो B प्लस C कितने रह गए? 2। While investment of B is equal to the sum investment of A and C, अगर C x लगाए तो A प्लस सी कितना हो गया? 1 प्लस एक्स। तो B भी क्या कर रहा है कि मैं भी 1 प्लस एक्स ही लगा रहा हूँ। ये तो हो गया B C प्लस A। ये क्या था? B की वैल्यू। तो इन दोनों तीनों का एडिशन क्या था? 3। तो यहाँ से ये 2x बराबर कितना आ गया? 1। x बराबर क्या आ गया? 1/2। यानी A ने 1 लगाया, C ने 0.5 लगाया, तो B ने 1.5 लगाया। अमाउंट A B C 1 1.5 और 0.5। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 2 3 1। ये अमाउंट इन्होंने लगाया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Their total profit after 1 year in business is Rs 840। इन दोनों ने जो टोटल प्रॉफिट हुआ है, 3 2 5 और 1 6, इस 6 की वैल्यू कितनी है? 840। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 140। यहाँ से अपने पास A की भी आ जाएगी, B की भी आ जाएगी, C की भी आ जाएगी। पर हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। क्वांटिटी 1, डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ B एंड C। B और C में रेशियो में डिफरेंस कितना है? 2। 1 की वैल्यू 140, 2 की वैल्यू 280। इसकी वैल्यू क्या आ गई? क्वांटिटी 1 280। क्वांटिटी 2 आपको सोल्व नहीं करनी, 240 डायरेक्ट दे रखी है। तो यहाँ से क्वांटिटी ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th। A started his journey from X at the speed of 25 km per hour at 10 a.m. and B started from point X at 4 p.m. at the speed of 40 km per hour.
इन द डायरेक्शन ऑफ ए, जिस डायरेक्शन में ए गया था ना उसी डायरेक्शन में बी भी जा रहा है, बट ये तो गया था 10 AM और ये जा रहा है 4 PM। दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है? क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बी व्हेन ही क्रॉस्ड ए। तो इस ए ने 6 घंटे में कितनी डिस्टेंस की? 6 इंटू 25, 150 किलोमीटर क्रॉस कर गया वो। तो ए जब बी स्टार्ट किया तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? डिस्टेंस 150 किलोमीटर। अब ए जा रहा है और ये बी स्टार्ट हो रहा है। अब ये सेम टाइम पे है, 4 PM पे दोनों की पोजीशन है। ठीक है, अब अगर अपन को बी ए को क्रॉस करना है तो करेंगे क्या? जो ये 150 उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम डिवाइड करेंगे रेस्पेक्टिव, जो इनकी ये टोटल मतलब है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड माइनस में होगी ना, रेस्पेक्टिवली स्पीड। तो ये कितनी आ जाएगी? ए की 40 है, ए की 25 है, तो ए माइनस बी करेंगे, यहाँ पे बी माइनस ए करेंगे क्योंकि बी क्रॉस कर रहा है उसको। तो यहाँ पे स्पीड क्या आ गई? 15, 40 माइनस 25। तो ये कितना टाइम लगेगा? 10 आवर लगेगा बी को उसको क्रॉस करने में। तो बी 40 की स्पीड से जा रहा है, 10 घंटे उसको लगेंगे, तो टोटल 400 किलोमीटर चलेगा वो। तो क्वांटिटी वन क्या आ गई? 400। क्वांटिटी टू आपको दी हुई है डायरेक्ट 400। तो यहाँ से क्या हो गया? क्वांटिटी वन इक्वल क्वांटिटी टू, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे के क्वेश्चन आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में PDF भेज दूंगा, वहां से आप कर लेना। आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको समझ में आए, अच्छे लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू वेरी मच इतना मतलब टाइम देने के लिए।